हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं अपने चैनल का सबसे पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो जो है वो नंबर सिस्टम यानी अभी एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, आप सभी को पता है। और उसमें मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कराने के लिए मेरा पहला वीडियो है ये। और इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। और वीडियो की खास बात ये है कि इसमें मैं वो सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो एमपी व्यापक में अभी तक पूछे गए हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करूंगा। तो हमारा सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 2016 में आया है ये क्वेश्चन, 2016 में। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है 4 आम, 8 केले और 9 संतरे की कीमत 136 रुपए है। 3 आम, 6 केले, 7 संतरों की कीमत 104 रुपए है। तो एक संतरे की कीमत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी 4 कुर्सी, 5 टेबल, 4 पेंसिल, 2 रबड़, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन पूछ जाता है उसमें एक्स वाई जेड मान लेना है तुमको संख्या के साथ में। 4 आम यानी 4x, इन सबको जोड़ना है। 8 केले यानी 8y प्लस 9 संतरे यानी 9z। इनकी कीमत कितनी है? 136 रुपए। ओके, फिर आगे देखो 3 आम यानी आम के लिए हमने x माना था तो 3x प्लस 6 केले यानी 6y, समझ में आ रहा है? प्लस 7 संतरे यानी 7z, इनकी कीमत 104 रुपए। इतना समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है हमें। अब इसमें हमें दिख रहा है कि देखो, इधर देखो, अगर आप अच्छे से नोट करोगे तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी ये एकदम सेम है। ये दोनों कैसे हैं? ये सेम रेशो में, सेम अनुपात में हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन भी मत लो, हम एक काम करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं 3 से और इसका गुणा कर देते हैं 4 से। तो देखोगे आप तो ये बन जाएगा 4 3 जा 12, 12x प्लस 8 3 जा 24y प्लस 9 3 जा 27z इज इक्वल टू 136 का 3 से करोगे तो 408 आएगा। 4 3 जा 12x, 6 4 जा 24y प्लस 7 3 जा 21, 7 4 जा 28z। 104 into 4 करोगे तो 416 आएगा। अब देखेंगे ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसको काटेंगे तो प्लस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस 27 में से 28 गए तो माइनस का z बचेगा इज इक्वल टू 408 में से 416 गए तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, यानी एक संतरे की कीमत 8 रुपए है। एक संतरे की कीमत कितनी है? 8 रुपए, क्योंकि संतरा हमने z माना था, आम हमने केले हमने y माना था और आम हमने x माना था। तो अगर आपसे संतरे की पूछी है तो आप z की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपसे पूछा होता है एक केले कितने रुपए का आया तो आप y की वैल्यू निकालते, तो इसी में हम y की वैल्यू में रख देते। और अगर हमसे पूछा होता कि आम कितने रुपए का आया तो हम इसी में आम की वैल्यू रख देते, यानी x की वैल्यू निकालते। तो एक संतरे की कीमत आई 8 रुपए, तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है 8, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 2 क्रमगत विषम संख्याओं के वर्ग का अंतर हमेशा डैश से विभाजित होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्रमगत मतलब होता है लगातार, क्रमगत मतलब होता है लगातार। विषम संख्या होती है, विषम संख्या जैसे 3 5 7 9, ये सारी विषम संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो वर्ग यानी जो पावर 2 लगाते हैं किसी का भी वर्ग, जैसे पावर 2 का अंतर हमेशा डैश से विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? यानी इन दोनों का दो विषम संख्याओं के क्रमगत संख्याओं के वर्ग का अंतर जो है हमेशा या तो 2 से विभाजित होगा
ये 4 से होगा, ये 8 से होगा, या इन सभी से होगा, इन तीनों से होगा। चौथा ऑप्शन है सभी से होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, हम कोई सा भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं। दो क्रमबद्ध विषम संख्या अगर हम पकड़े तो हमारा सबसे पहले 3 पकड़ लेते हैं और दूसरी 5 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 5 का वर्ग होता है 25 और 3 का वर्ग होता है 9। तो 25 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। तो हमारा आंसर आएगा 16। देखिए किस किस से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, और इसका मतलब हमारा आंसर सभी होना चाहिए। चलिए हम दूसरा उदाहरण लेके भी देख लेते हैं। अब हमने लिया 9 और 7, तो अगर हम 9 का वर्ग करेंगे यानी 9 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 81, 7 का वर्ग करेंगे तो हमारा आएगा 49, और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो हमारा आंसर आएगा 24। देखिए 24 किस किस से विभाजित है, 2 से विभाजित है, हाँ है, 4 से विभाजित है, हाँ है, 8 से विभाजित है, हाँ है। इसका मतलब हमारा दोनों पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर जो है वो इन सभी आ रहा है, सभी इन तीनों से विभाजित है, यानी सभी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। हमसे बोला है कि ये व्यंजक दिया हुआ है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है इस पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम इसको देखिए समझते हैं। इसमें आपको दो फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है। एक फॉर्मूला होता है a² - b², एक फॉर्मूला होता है a² - b²। इसका फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है, हमेशा ये याद रखना है, ये होता है a + b और a - b के बराबर। बस ये वाला फॉर्मूला आपको 100% याद रखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, चाहे कोई सा भी हो। तो देखते हैं कि इसमें क्या आता है। अब हम देखेंगे किसी का स्क्वायर है, किसी संख्या का स्क्वायर, मान लिया ये x का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बेटा 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 500। स्क्वायर याद करने पड़ेगी 30 तक स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो 23 का स्क्वायर होता है 529 इज इक्वल टू, देखो इसमें हमें अब इनका स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो a², ये रहा a² माइनस ये रहा b², दिख रहा होगा आपको एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b²। तो मैंने बताया a² माइनस b² का फार्मूला a + b a - b, यानी एक बार इसको इससे प्लस कर दो और एक बार इसको इससे माइनस कर दो। तो देखो इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 और 6 आ गया हमारा 15, 4 और 4 9 और 6 15, 4 और 4 8। तो एक बार प्लस कर दिया हमने, ठीक है। एक बार फिर कर लेते हैं, 9 और 6 15, 4 और 4 8। एक बार माइनस करना है, यानी माइनस करेंगे तो हमारा 7 आएगा। कितना आएगा, 7, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। देखो a + b, यानी इसको इससे जोड़ दिया तो 85 आया और इसको इससे घटा दिया तो 7 आया, -100।
ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 529 बराबर 85 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 बजे 35, 3 हाथे 7 अटे 56, 56 और 3 59 माइनस 100। ठीक है, अभी देखिए एक्स स्क्वायर यही रहने दीजिए 500, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 495 और ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो 529, यानी एक्स स्क्वायर बराबर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 4 4 9 10 और 2 12 1024 बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये याद रखना है, ये 32 का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 32 का। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 32। x का मान कितना आ गया, 32। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देता हूं। हमें पूछा था कि x ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने x मान लिया। हमें कुछ नहीं करना है, 23 का स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर याद रखना है। तो 23 का स्क्वायर 529 मेरे को याद था, आप लोग भी याद रखेंगे। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, a प्लस b लगाया तो a प्लस b तो 85 आया, a माइनस b लगाया तो 7 आया, फिर 100, फिर इनका गुणा किया, फिर 100 घटाया, फिर 100 घटाया तो 495, फिर ये जोड़ दिया, इधर आके प्लस हो गया तो जोड़ दिया तो 1024 और 1024 किसका वर्ग होता है बेटा, ये 32। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन ले जाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन आपके आगे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि a का घनमूल b के वर्गमूल के बराबर है तो निम्न में कौन सा a और b के मध्य सही संबंध है। देखिए ए ऑप्शन है हमारा, यानी पहला ऑप्शन है हमारा a का क्यूब बराबर b के वर्ग के वर्गमूल के बराबर। दूसरा है हमारा ऑप्शन a का a की घात 1/2 बराबर b की घात 1/2। तीसरा है हमारा a की घात 2 बराबर b की घात 3 और चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। बेटा ये क्वेश्चन आया है, ये डेली फेडरेशन एग्जाम 28 फरवरी 2016 को पूछा गया। 28 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि a का घनमूल b के वर्गमूल के बराबर है तो इनमें से a और b के बीच में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। a का वर्गमूल, आप लोग इसमें गलती क्या करेंगे, आप लोग पहला वाला टिक लगा के आएंगे। हमेशा मैक्सिमम बच्चे पहला वाला ऑप्शन टिक लगा के आएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे a का घनमूल b के वर्गमूल के बराबर है, यहीं पे गलत हो गया। इसका सही आंसर थर्ड वाला है। देखते हैं कैसे। a का घनमूल, बेटा a का घनमूल का मतलब होता है कि a का घनमूल यानी ये बराबर है b के वर्गमूल यानी इसके बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ से ये हटाएंगे, इसके ऊपर से रूट हटाएंगे तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, ये a की पावर 1/3 हो जाएगी और यहाँ b की पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
मैंने बताया कैंची गुणा होता है, क्या होता है, कैंची गुणा। पावर का कैंची गुणा हो जाएगा तो a की पावर 1 गुणा 2 हो जाएगी और b की पावर 1 गुणा 3 हो जाएगी। 2 की पावर इससे 1 से गुणा होगा, 3 की इससे होगा, तो a की पावर 2 बराबर हो जाएगी b की पावर 3 के। अगर आप देखोगे तो ये आपका दूसरा वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। बच्चे गलती करते हैं, पहला वाला लगा देते हैं, वो ये चीज नहीं समझते। ये चीज समझना है कि ये घनमूल है, घनमूल ऐसे लिखा जाता है, ये वर्गमूल है, वर्गमूल ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको यहाँ से मूल हटाना है तो ये घात आपको 1/3 और b की पावर 1/2 लिखनी पड़ेगी, और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है पावर, ठीक है। अगर आपको इसको फ्रैक्शन से होल नंबर में लेके आना है, होल नंबर में लेके आना है तो पावर को आपको कैंची गुणा करना पड़ेगा। कैंची गुणा करोगे तो ये जो पावर b की पावर इधर b की पावर जो है 1/2 थी तो वो 2 इधर चले जाएगा, 3 इधर चले जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे अच्छे से समझना है। अब आपका आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा वाला सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्यापक में। कितने मिनट का होगा, 9 12। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा हर दिन आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछता है 100%। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 588 को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पहला 2, दूसरा ऑप्शन है इसका 3, फिर 4 और फिर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये 2016 में पूछा गया डेयरी फेडरेशन एग्जाम में। देखिए हमसे बोला सबसे छोटी संख्या बताना है जो 588 को गुणा करने पर, यानी इससे हम उसका गुणा करते हैं, यानी 588 से हम किसी संख्या का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो जो आंसर आए वो किसी संख्या का वर्ग बन जाए। आगे समझ में, चलिए देखते हैं। तो वर्ग बनाने के लिए हमने एक बात आपको पता होगी कि वर्ग बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसके फैक्टर निकालते हैं। उसके क्या करते हैं, हम हमेशा फैक्टर निकालते हैं, पेयरिंग करते हैं, दो के जोड़े बनाते हैं। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 2 4 2 9 18 और 2 4 8, 2 1 2 2 4 8, 2 7 14, 3 से 3 4 12, 3 9 27, 7 7 49। देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ 7 का जोड़ा बन गया, यहाँ 7 का जोड़ा बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा हमारे पास नहीं है। तो अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, 1 और 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो वो जो संख्या गुणा करेंगे हम 1 और 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब 3 का जोड़ा बन जाएगा। तो हमें वो कौन सी संख्या चाहिए, छोटी से छोटी, तो वो छोटी से छोटी संख्या हो गई 3। क्या हो गई, 3, यानी इसका गुणा हम 3 से करते हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखते हैं किसका वर्ग बनेगा, ये और देख लो। तो ये 2 2 दिए 6, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, तो ये 42 का वर्ग बन जाएगा। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इससे गुणा होने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो छोटी छोटी संख्या क्या है, 3। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, 3। लेकिन याद रखना कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी, तो फिर बोलेंगे कि गुणा करने के बाद इसका जो वर्गमूल होगा
वो क्या होगा, तो ये 42 आएगा। फिर आगे बात समझ में, यहाँ पे फिर 42 आएगा। तो ये दोनों चीजें याद रखना है कि जोड़ा बनने के बाद कैसे पेयरिंग कर रहे हैं, ये हर चीज समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके प्रश्न मैं इसमें ले सकूं, है ना। अब वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, एक अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, ये सीबीएसई की बुक से लिया गया है। सीबीएसई की बुक याद रखना, व्यापक सीबीएसई को भी फॉलो करता है बहुत ज्यादा, इसलिए अगर आपको मैथ में अच्छा बनना है तो आप सीबीएसई के 6, 7, 8, 9, 10 इनके आप हिंदी माध्यम की किताब लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है उसी का है। एक शहर में मेट्रो बस का किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए ₹12 है, फिर बाद की दूरी के लिए ₹8 पर किलोमीटर है। कुल दूरी y किलोमीटर और कुल किराया z मानते हुए दी गई जानकारी के अनुसार ये जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण सही होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से समझा देता हूं, बहुत ही आसान है। इसके ऑप्शन लिख लो। पहला ऑप्शन है आपका z = 8y, बा का ऑप्शन है आपका z = 8y + 4, सा ऑप्शन है आपका z = 4y + 8, और द ऑप्शन है आपका y = 8z + 4। देखिए, अगर आप कोशिश करिए, अगर आप कर सकते हैं तो पहले ही ऑप्शन दे दिए मैंने, नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो देखिए। एक शहर में मेट्रो बस का किराया पहले किलोमीटर के लिए 12 रुपए लेता है, यानी 1 किलोमीटर जाओगे तो आपके 12 रुपए लगेंगे। उसके बाद अगर आप कितना भी किलोमीटर और आगे जाते हैं तो आपको 1 किलोमीटर का 8 रुपए देना पड़ेगा, यानी पहले किलोमीटर का 12 रुपए, यानी 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। पर उसके बाद आप जितना भी जाएं, माना आप इसके बाद जा रहे हैं x किलोमीटर, कितना जा रहे हैं
x किलोमीटर हो जा रहा है, तो इसका आपका किराया कितना हो गया? मान लो इसके बाद आप 2 किलोमीटर और जाएं तो 8 रुपए के हिसाब से 16 रुपए हो गए। यानी क्या कर रहे हैं आप? 8 गुणा 2 कर रहे हैं। तो हमने माना अगर आप मान लो 5 किलोमीटर जाते तो 8 के हिसाब से 8 पंजे 40 रुपए लगते। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो हम x किलोमीटर गए, मान लिया हमने कि हम आगे x किलोमीटर गए। अब हम आगे x किलोमीटर गए तो हमारा 8 के हिसाब से कितना किराया हो गया? 8 गुणा x यानी 8x हो गया। आगे का किराया कितना हो गया? x यानी पहले किलोमीटर का किराया 12 रुपए, आगे का किराया देखिए बाद में 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। फिर बाय किलोमीटर जो है इसकी कुल दूरी है, कुल किराया उसका z रुपए मानना है। तो जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा समीकरण सही है, रेखीय समीकरण सही है, देखते हैं। पहले तो हम मानते हैं कि इसका कुल किराया कितना होगा? कुल किराया तो देखो कुल किराया क्या होगा भाई? कुल किराया होगा 12 रुपए प्लस उसके आगे वो कितना किलोमीटर गया है? हमने माना x किलोमीटर गया है। क्या माना हमने? x किलोमीटर। और आगे का किराया 1 किलोमीटर कितना रुपए है? 8 रुपए। तो आगे का हो गया 8 गुणा x यानी 8x। तो ये हो गया हमारा कुल किराया। कोई दिक्कत नहीं, कुल किराया हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि कुल किराया कितना है? कुल किराया z मानना है। कितना मानना है? z। तो इसको z के बराबर लिख, तो कुल किराया क्या मानना है? z। तो z बराबर 12 प्लस 8x। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, कुल दूरी देख लेते हैं भाई। कुल दूरी क्या है? सिंपल सी है कुल दूरी। कुल दूरी क्या है? कुल दूरी 1 किलोमीटर प्लस आगे x किलोमीटर है, 1 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर। तो कुल दूरी याद है हमारी। लेकिन हमसे क्या बोला है? कुल दूरी हमें कितना लेना? y किलोमीटर। तो कुल दूरी की जगह y लिख दो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब देखो बहुत आसान हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें क्या करें हम कि यहां से x का मान निकालना है। x का मान कितना आ जाएगा बेटा? y - 1 आ जाएगा। आ जाएगा। यहां से देखो x का मान कितना आएगा बेटा? x का मान आएगा z - 12/8। बोलो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? सही है। x का मान इसके बराबर, x का मान इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों खुद बराबर, ये दोनों खुद बराबर। तो रख दो y - 1 बराबर z - 12/8। ओके। अब देख लो इसको सॉल्व कर लो तो ये 8y हो गया। कितना हो गया? 8y - 8 बराबर z - 12। ठीक है। अब देखो इधर, तो इधर देखेंगे तो ये हो गया 8y, ठीक है, माइनस का 8 और प्लस का 12 बराबर z। तो ये प्लस का 4 हो गया यानी 8y प्लस 4 बराबर z। देखो ये वाला ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको? देखो 8y प्लस 4 बराबर z। तो z बराबर 8y प्लस 4। देखो 8y प्लस 4 है दूसरा ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। मैं दोबारा समझा देता हूं, देख लो। सबसे पहले हमने माना कि पहले किलोमीटर किराया 12 रुपए। हमने बोल दिया कि आगे जो गया होगा x किलोमीटर। कितना गया होगा? x किलोमीटर। तो आगे का किराया मैंने बोला था कि 8 रुपए के हिसाब से लिया जाएगा। तो 8 के हिसाब से x किलोमीटर का किराया कितना हो गया? 8x हो गया। कितना हो गया? 8x लिख दिया। टोटल किराया कितना हो गया? 12 प्लस 8x। तो कुल किराया हो गया 12 प्लस 8x। अब हमसे बोला था कि हमको मानना है z। कुल किराया कितना मानना है? z। तो z की वैल्यू रख दी, आ गया। अब कुल दूरी पे, कुल दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर। x किलोमीटर तो मानी थी 1 प्लस x कुल दूरी होगी। लेकिन हमसे बोला था कुल दूरी कितनी माननी है? y माननी है। तो ये देखो y के बराबर रखी। यहां से हमने क्या किया? x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू y - 1 और यहां से x की वैल्यू z - 12/8। देखो -12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 8 इधर गुणा में तो इधर भाग में चले जाएगा। तो x का मान आ गया। इन दोनों को बराबर रखिए, इन दोनों को बराबर रखते। तो देखो बराबर रखा। बराबर रखने से क्या आया? कुछ नहीं आया। 8 का गुणा इधर कर दिया 8y - 8 बराबर z - 12। तो कुछ नहीं हुआ, 12 इधर गया तो प्लस का हो गया, तो प्लस का 4 आ गया और 8y इधर था ही बराबर z था ही। तो देखो यही हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। आएगा क्वेश्चन, आएगा क्वेश्चन। आशा कर रहा हूं समझ में आएगा। हम 10 क्वेश्चन करेंगे टोटल 10।
चलो देखते हैं जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। कोशिश करते हैं और करने की। चलिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही। देखते हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। पी क्यू आर एस। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, ठीक है। पी क्यू आर एस 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे अगर संख्याएं 6, 9, 12 या 17 से भाग देने पर हर बार सिर्फ 2 बचता है, 2 ही बचता है। तो P प्लस R बटे Q प्लस S का मान बताएं। देखो पी क्यू आर एस 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या है, जिसे अगर हम इनसे भाग दें 6 से 9 से 4 से 17 से, तो हर बार शेष कितना बच रहा है? हर बार शेष 2 बच रहा है। हर बार शेष कितना बच रहा है? 2। एक मिनट में मैं ऑप्शन लिख दूंगा आपके लिए। इसमें पहला ऑप्शन है 18, दूसरा ऑप्शन है 11/18, तीसरा ऑप्शन है 18/11 और चौथा ऑप्शन है 9/11। देखते हैं। तो हमें बताना है कि इसका मान बताना है कि P यानी इस संख्या की पहला अंक और तीसरा अंक को जोड़ने पर बटे इस संख्या के दूसरे और चौथे अंक को जोड़ने पे क्या मान आएगा। देखते हैं क्या मान आएगा। तो सबसे पहले तो हमें PQRS का मान निकालना पड़ेगा। PQRS का मान निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकलता है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए ना कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, या वह संख्या, तो इसमें कुछ मत करो, इन सब पे क्या कर दो। देखो अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या बोला है। क्या बोला है? 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हम बाद में रखते हैं। सबसे पहले हम इनका क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। हमेशा इनका सबसे पहले क्या निकालना है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो 6, 9, 12 और 17 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे 2 3 जा 6, 9, 2 6 जा 12, 17, 3 9 3 17, फिर 3 1 3 1, फिर 17 और फिर 3 और फिर 17। ठीक है, तो देखोगे 17 दिया 51, 51 दिया 51 दिया 153, 153 चौक 153 चौक 12, 612। कितना आ गया एलसीएम का? एलसीएम किस का? एलसीएम ऑफ किस का? 6 9 12 17। कितना आ गया? 612। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999। इनको भाग दे दो, इनको भाग दे दो। देखो भाग दे दो बेटे, कैलकुलेशन स्पीड में करना है। ये कुछ ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। एक बार में 612। तो ये देखेंगे तो 7 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ बचा 3, फिर 9 आ गया।
तो हम 6 बार देखेंगे। तो 6 बार में आ रहा है हमारा 6 2 12 1 6 बन जा 6 बार में हमारा कितना आ रहा है 6 बन जा 6 और 1 7 और 6 6 से 36। ठीक है, तो ये 7 0 और ये 2 207। कितना बचा शेष? शेष कितना बचा? 207 बचा। कितना बचा? 207। तो हम क्या करेंगे, इसमें 207 घटा देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, शेष जो बचा है उसे घटाना है, हमेशा शेष को घटाना है। यानी 999 में से 207 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 में 7 गए 2, 9 में से 0 गए 9 और फिर 7 और फिर 9। ठीक है, तो ये वो अब ये कौन सी संख्या आ गई है? ये संख्या तीनों से भाग हो जाएगी, ये संख्या 4 15 से भी हो जाएगी। यानी अभी वो संख्या आ गई है बड़ी से बड़ी 4 डिजिट की जो इन चारों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या बोला है कि वह 4 अंकों वाली संख्या बताना है जो इनसे भाग देने पर शेष 2 बचे। शेष 2 बचे तो शेष बचा दो, यानी शेष 2 बचे तो वो संख्या क्या हो जाएगी? शेष 2 बचने वाले केस में +2 करना है। शेष 2 बचने वाले तो क्या करना होता है? +2। तो 9794 वो संख्या है, यानी P Q R S का मान आ गया हमारा P Q R S। P का मान 9, Q का 7, R का 9 और S का 4। अब देख लो P प्लस R करो 9 + 9 बटे Q प्लस S करो 7 + 4। तो देखोगे 18/11 और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला सही। आई होप सबको समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो दोबारा देख लेना, पॉज करके देख लेना, दोबारा कोशिश करूंगा धीरे धीरे आपको, अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको और मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराऊंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आई होप सबको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।